हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे 12th क्लास का एक टॉपिक इंडिपेंडेंट इवेंट। प्रोबेबिलिटी के अंदर ये टॉपिक आता है सेकंड एक्सरसाइज के अंदर, जहां पे हम लोग पढ़ते हैं कि कोई इवेंट अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो उनको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट, देखो नाम से ही क्लियर है इंडिपेंडेंट इवेंट, जहां पर किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसी दूसरे इवेंट के हिसाब से बदले ना, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे आपने दो डाई फेंके, फर्स्ट डाई पे कोई नंबर आएगा, फिर सेकंड डाई पे, जैसे मैं सेकंड डाई की बात करने जा रहा हूं कि सेकंड डाई पर 5 आने की प्रोबेबिलिटी, सेकंड डाई पे 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। क्या ये इस पे डिपेंड करेगा कि पहली बार जब हमने डाई फेंका था उसमें क्या आया था? पहली बार डाई पे चाहे कुछ भी आए, कुछ भी, सेकंड टाइम डाई के ऊपर 5 आने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/6 है तो वो हमेशा क्या रहेगी 1/6। ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि फर्स्ट डाई के ऊपर क्या आया था। ऐसे इवेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे एक बैग है, इस बैग के अंदर 5 रेड बॉल हैं, 6 व्हाइट बॉल हैं। हमने एक बॉल निकाली, उसका कलर देखा, कलर देख के उसको वापस बैग में डाल दिया, और फिर हमने वापस डालने के बाद इस बॉल को पहले एक बार निकाला, फिर इसको वापस बैग में डाला, और फिर यहां से हमने एक बॉल और उसके बाद निकाली। जो दूसरी बारी में बॉल में निकालूंगा उसके व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6/5, 6/11, 6/11। और रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्या व्हाइट की प्रोबेबिलिटी इस बात पे डिपेंड कर रही है कि हमने जो पहली बॉल निकाली थी वो क्या थी? मतलब पहली बॉल अगर व्हाइट निकली होती तो क्या दूसरी पारी में व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी 6/11 ही रहती या चेंज हो जाती? नहीं, पहली बार अगर मैं व्हाइट निकाली है, अंदर डाल दी है, अंदर डाल रखी है, विद रिप्लेसमेंट है। क्या ले रहे हैं हम लोग इसको? विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट है ये। तो विद रिप्लेसमेंट अगर हम कर रहे हैं तो सेकेंड टाइम आप चाहे कोई भी बॉल निकालोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। और अगर यही होता विदाउट रिप्लेसमेंट, जैसे हमने एक बॉल निकाली 5 रेड और 6 व्हाइट में से हमने एक बॉल निकाली, वो बॉल लेकर के हमने अपने पॉकेट में रख ली या साइड में रख दी। अब दूसरी बॉल निकाल रहे हैं, तो दूसरी बॉल निकलेगी जो उसके व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जैसे यहां पे जो व्हाइट बॉल, इस बॉल के व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 6/11। यहां पर व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? भाई एक बॉल निकाली, वापस नहीं डाली है, तो टोटल बॉल तो कितनी रह गई है अब 10। टोटल बॉल तो कितनी रह गई है 10। और व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितने बच्चे को बोलते हैं 5/10? एक बोल रहा है 5/10। कोई और कुछ और बोलना चाहता है 5/10 के अलावा? कुछ बच्चे बोल रहे हैं 6/10। 6/10 कौन बोल रहा है? अब देखो बातें दोनों की सही हैं, गलत कोई भी नहीं बोल रहा है, दोनों सही बोल रहे हैं। कैसे सही बोल रहे हैं? देखो यहां पर दो बातें हो जाती, यहां पर दो बातें हो सकती थी। अगर जो पहली बॉल निकाली है अगर वो आपने निकाल लिया व्हाइट, तो बैग के अंदर आपके पास बचेंगी 5 रेड 5 व्हाइट। लेकिन अगर जो तुमने पहली बॉल निकाली वो निकाल दी है रेड, तो बैग में जो बॉल बचेंगी वो कैसी बचेंगी? 4 रेड 6 व्हाइट। तो यहां पर व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 5/10, और यहां पर व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 6/10। कहने का मतलब व्हाइट के निकलने की प्रोबेबिलिटी इस बात पे डिपेंड कर रही है कि आपने पहली बॉल कौन सी निकाल रखी है। और यहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, यहां पर पहली बॉल आप चाहे व्हाइट निकालो चाहे पहली बॉल रेड निकालो। देखो इसको कैसे देख सकते हैं, ऐसे देखो, जैसे अगर मैं विद रिप्लेसमेंट को इस तरीके से दिखाऊं, जैसे हमारे पास 5 रेड और 6 व्हाइट बॉल है। सपोज क्या इसमें से हमने निकाल दी व्हाइट बॉल, लेकिन रिप्लेस कर दी, वापस डाल दी, वापस डाल दी, तो बैग में कैसी बॉल बचेंगी 5 रेड वापस 6 व्हाइट, वही हो जाएंगी। सपोज क्या पहली बॉल निकली रेड लेकिन वापस डाल दी, तो बैग में कैसी बॉल बचेंगी 5 रेड 6 व्हाइट, बैग तो वैसा का वैसे ही रहेगा। यहां से व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी 6/11, यहां पर व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी 6/11। दोनों ही केसेस में व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कैसी चल रही है? सेम चल रही है। इस बात पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आपने पहली बॉल क्या निकाली थी।
तो जब आप करते हो विद रिप्लेसमेंट, जब हम करते हैं विद रिप्लेसमेंट, तो विद रिप्लेसमेंट के केस में सेकेंड बॉल की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, और ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, जब हम कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, तो विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या हो रहा है, सेकेंड बॉल के व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी बदल रही है। इट डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट बॉल। अगर फर्स्ट बॉल व्हाइट बॉल है तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 5/10, अगर फर्स्ट बॉल रेड है तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 6/10। तो ये इवेंट कैसे इवेंट हुए, डिपेंडेंट। ये वाले हुए डिपेंडेंट और ये वाले कैसे हुए, इंडिपेंडेंट। तो ये होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, जहां पर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसी दूसरे इवेंट के हिसाब से बदल रही होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट। जहां किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसी दूसरे इवेंट के हिसाब से या पहले होने वाले इवेंट के हिसाब से चेंज नहीं हो रही होती है, वो उस इवेंट बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ये तो थ्योरेटिकल बात है। देखो कॉइन वाले केस होते हैं, डाई वाले केस होते हैं, ये हमेशा कैसे रहते हैं, इंडिपेंडेंट। ये तो हमेशा इंडिपेंडेंट, क्योंकि डाई आप कभी भी फेंकोगे तो दूसरी बार डाई का जो होगा वो फ्री होता है, वो इस पर कुछ डिपेंड ही नहीं करता कि पहली बार आपने क्या कर दिया। लेकिन बॉल वाले हो गए, कार्ड्स वाले हो गए, इन केसेस में आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। विदाउट रिप्लेसमेंट में डिपेंडेंट हो जाता है, विद रिप्लेसमेंट में इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है ना। तो ये तो थ्योरेटिकल तरीका है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को समझने का, मतलब कॉन्सेप्चुअल तरीका है ये। लेकिन न्यूमेरिकल तरीका, इसका एक न्यूमेरिकल अप्रोच हमारी दूसरी होती है। न्यूमेरिकली अगर हमें बात समझनी है कि कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है, तो न्यूमेरिकली अगर हमें इस बात को समझना है तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए। अगर दो इवेंट है ए और बी, और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी इक्वल आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, अगर ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होती है, तब हम बोलते हैं कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ए और बी जो है वो कैसे इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे आप लोग की बुक में सेकेंड एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन में आप लोगों को इस टाइप को बता देता हूं, जिसमें आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चेक करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको हम लोग चेक करते हैं कि वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अ फेयर कॉइन एंड एन अनबाइज्ड डाइज आर टॉस्ड। एक फेयर कॉइन है, कॉइन को टॉस किया गया। एक कॉइन है हमारे पास, कॉइन के ऊपर हेड होता है या कॉइन के ऊपर टेल होता है, और एक डाई है, डाई के ऊपर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है या फिर 6 होता है। तो एक कॉइन को और एक डाई को हमने क्या किया है, टॉस किया है, दोनों को टॉस किया है। और आगे भी कुछ है, तो सबसे पहले मैं इसका सैंपल स्पेस लिखता हूं कि इसमें सैंपल स्पेस अगर हम कॉइन और डाई को फेंक रहे हैं तो हमारे पास कितने तरीकों से आउटकम पॉसिबल है। फिर उसके बाद आगे के क्वेश्चन की बात करेंगे, आगे क्वेश्चन क्या है। तो अगर आप कॉइन और डाई को रोल कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि कॉइन के ऊपर आ जाए हेड और डाई के ऊपर आ जाए 1, या ऐसा भी हो सकता है हेड के साथ आ जाए 2, या हेड के साथ 3, या हेड के साथ 4, या हेड के साथ 5, या हेड के साथ 6। ऐसी टेल के साथ क्या क्या हो सकता है, टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5 और टेल के साथ 6। ये क्या है, सारे इवेंट इक्वल लाइकली हैं या नहीं है, पहले बताओ। इक्वल लाइकली है, क्योंकि हर केस में एक कॉइन है एक डाई है, हर केस में एक कॉइन है एक डाई, कॉइन है डाई है, इक्वल लाइकली है। तो इसे तो हम बिल्कुल नॉर्मल अप्रोच से कर सकते हैं, काउंटिंग करके कर सकते हैं। तो टोटल सैंपल स्पेस कितने में हमारे पास, 12। टोटल सैंपल स्पेस कितने होंगे हमारे पास, 12। अब आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, ए बी द इवेंट कि हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। ए जो इवेंट है वो कह रहा है कि हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। ए में कह रहा है कि हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। तो अब इसके केस अगर हम लिखें तो क्या क्या आएंगे इसमें, हेड 1 आएगा, हेड 2 आएगा, हेड 3 आएगा, हेड 4 आएगा, हेड 5 आएगा और हेड 6 आएगा। ये ए के केस हो गए। बी के केस अगर हम लिखें तो बी में उसने बोला है बी द इवेंट 3 ऑन द डाई, 3 ऑन द डाई।
तो 3 ऑन द डाई के केस लिखोगे तो कौन कौन से केस आएंगे? 3 ऑन द डाई में हेड 3 और टेल 3, 3 ऑन द डाई के ये केस हो गए। कॉमन केस अगर पूछें तो कॉमन केस इन दोनों में कौन कौन से हैं? हेड 3 वाला केस दोनों में क्या है? कॉमन है। अब हमें चेक करना है कि ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। तो जो तरीका होगा वो ये होगा कि हम ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अगर ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई, अगर वो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी के बराबर आया तो हम बोल देंगे इवेंट कैसे है? इंडिपेंडेंट। अगर ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ जाता है तो हमारे इवेंट कैसे हो जाएंगे? ये इंडिपेंडेंट। तो इस तरीके से हम लोग इसको चेक करेंगे। देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं। बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी होगी? ए में कितने केस हैं? 1 2 3 4 5 6 और टोटल कितने हैं? 12। तो 6/12 मतलब 1/2। बी में अगर देखें तो बी में कितने केस हैं? बी में है 1 2, टोटल कितने हैं? 12। तो 2/12 तो कितने हो जाएंगे? ये 1/6। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं अब। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने केस हैं? एक ही केस है। टोटल कितने हैं? सैंपल स्पेस में 12, तो 1/12। अब हमें इंडिपेंडेंट चेक करना है तो हम एक काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/6, तो मल्टीप्लाई पे कितना आएगा? 1/12। क्या ये इंटरसेक्शन बी के बराबर आ रहा है? yes, sir. आ रहा है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, तो हम बोल सकते हैं कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ये इवेंट जो हो जाएंगे कैसे इवेंट हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इस तरीके से हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट को चेक कर सकते हैं कि कोई इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है।